Hello students, next topic in the genetic series is extra chromosomal inheritance or extra nuclear or cytoplasmic inheritance भी हम इसे कह सकते हैं. So basically it's a non Mendelian inheritance क्योंकि ये मेंडल के रूल्स को फॉलो नहीं करता है. बहुत सारे क्राइटेरिया हैं 4 to 5 जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर ट्रेट का ट्रांसमिशन है वो अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉज है या उसे हम न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहेंगे नॉर्मली जैसे कहते हैं या फिर उसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कहेंगे या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और यू कैन से साइटोप्लाज्मिक. सो कुछ क्राइटेरिया क्या है जनरली आपको अगर रेसिप्रोकल प्रोसेस किसी पर्टिकुलर ट्रेट में उसके रिजल्ट्स में डिफरेंस मिले और हम ये क्लियर है कि वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं है तो हम ये प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं कि चांसेस हैं कि जो पर्टिकुलर ट्रेट है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस से पास किया जा रहा है. इसको हम डेविएशन मानते हैं जो नॉर्मल मेंडेलियन ऑटोसोमल जीन ट्रांसमिशन होता है क्योंकि उस केसेस में जो आपके रेसिप्रोकल क्रॉसेस हैं उनका रिजल्ट्स जो होते हैं वो सेम आते हैं. सो अगर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी नहीं है और आपको रिजल्ट्स डिफरेंट मिल रहे हैं तो चांसेस हैं कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है. देन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जनरली ये देखा गया है मोस्टली जो कौन सा सेक्स है जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो फीमेल क्योंकि एग में ही मोस्टली ज्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है या हम कह सकते हैं जो मोस्टली ऑर्गेनेलीज हैं. दो ऑर्गेनेलीज हैं जहाँ पे हम एक्सेप्ट न्यूक्लियस जहाँ हम मान सकते हैं डीएनए है वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. तो वो ऑर्गेनेलीज जो है वो फीमेल जो है प्रोवाइड करने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो हम ये कह सकते हैं फीमेल जो है वो ज्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस करेगी इन नॉन मेंडेलियन ट्रेट्स को. फीमेल का इफेक्ट ज्यादा होगा तो फीमेल में जैसे जीन्स होंगे वो आगे प्रोजेनी में वैसे जीन्स आने के चांसेस ज्यादा हैं. देन अगर हम लिंकेज ना फाइंड आउट कर पाए न्यूक्लियर जीन्स की वही कि अगर हम सेक्स लिंकेज वाला भी कंसेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमें नोन जीन्स का पता है कि वो मैप में यहाँ और यहाँ प्रेजेंट है बट फिर भी आप लिंकेज अगर फाइंड आउट ना कर पाओ तो चांसेस हैं कि वो पर्टिकुलर जीन जो है वो ऑर्गेनेलिज से आ रहे हैं इसका मतलब वो न्यूक्लियर जीन्स नहीं है. देन लैक ऑफ मेंडेलियन सेग्रीगेशन एंड रेशियोज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर वो मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करता है तो एक बात क्लियर है कि वो न्यूक्लियर नॉर्मल ऑटोसोमल जीन्स नहीं है. तो हम तभी एक प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स होंगे. एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स विदाउट ट्रांसमिशन ऑफ न्यूक्लियर जीन्स सपोज हम ये देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उससे पर्टिकुलर न्यूक्लियर जीन्स आगे ट्रांसफर नहीं हुए अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं लेकिन कोई पर्टिकुलर ट्रेड जो पेरेंट में प्रेजेंट है वो आपको आगे प्रोजेनी में मिल रहा है इवन दो न्यूक्लियर जीन्स का ट्रांसमिशन हमने कंफर्म कर लिया कि नहीं हुआ फिर भी अगर ट्रेट पास ऑन हो रहा है तो चांसेस हैं कि वो जो ट्रांसमिशन है दैट इज बाय एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. सो इन क्राइटेरिया के बेसिस पे डिफरेंट हम एग्जांपल्स आगे स्टडी करेंगे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं क्लोरोप्लास्ट के जिसमें हमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मिलता है. लेट्स टेक माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस. माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली दो पैटर्न्स होते हैं ट्रांसमिशन के. तो ये तो मेनली देखा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूजुअली मैटरनल पैटर्न से इनहेरिट होता है. मैटरनल पैटर्न का मतलब कि मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया कौन कंट्रीब्यूट करता है एग दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है मोस्टली हमने ये देखा है. बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिस केसेस में हमें ये भी देखा गया है कि पैटर्नल इनहेरिटेंस पे मिलता है मतलब जो स्पर्म है जो फ्यूज कर रहा है उसमें से भी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जाइगोट को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो अगर तो मोस्टली एग ही कंट्रीब्यूट करता है बट क्योंकि इस केसेस में हम ये मान रहे हैं मेल गैमीट भी कर सकता है तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस हो सकती है. कुछ केसेस में डिपेंड करता है कि फीमेल सेक्स ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है. कुछ केसेस ऐसे भी हैं प्लांट्स में देखा गया है जिम्नोस्पर्म्स में जहां सिर्फ पैटर्नल इनहेरिटेंस होती है. तो इसका मतलब दोनों बेस में इनहेरिटेंस पॉसिबल है. अब ये पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि इस केस में अगर सपोज एक जाइगोट में कुछ माइटोकॉन्ड्रिया मदर से आ जाते हैं और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया फादर से तो जो जाइगोटिक सेल बना उसी के डिवीजन से आगे आपके पास डिफरेंट बॉडी सेल्स बनेंगे. जो माइटोकॉन्ड्रिया जाइगोटिक सेल में होंगे वही आगे पास ऑन किए जाएंगे वही आगे मल्टीप्लाई करके माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे. तो हम ये देख सकते हैं कि एक सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो गए. एक जनरल पैटर्न जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो होता है होमोप्लाज्मी. इसमें हम ये मानते हैं कि एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का विद इन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन होता है एक सेल में. तो अब अगर ऑर्गेनिज्म जाइगोट से बन रहा है तो जैसा जाइगोट में होगा माइटोकॉन्ड्रिया वैसे ही पूरे ऑर्गेनिज्म में मिलेगा. जनरली जाइगोटिक सेल में एक ही तरह का माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं तो आपके पास पूरे ऑर्गेनिज्म में एक ही तरह के माइटोकॉन्ड्रिया बने. तो इसको चीज को हम कह रहे हैं होमोप्लाज्मी. जनरली तो यही देखा गया होमोप्लाज्मी होता है मतलब क्योंकि एक जाइगोट में एक ही टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं या वो मदर से आएंगे या वो फादर से आएंगे. बट अगर कोई केस ऐसा हो जाता है जिसमें फीमेल और मेल दोनों से माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं तो इस पैटर्न में हम ये कह सकते हैं इसको हम फिर होमोप्लाज्मी नहीं कहेंगे इसको हम कह देंगे हेट्रोप्लाज्मी. तो मोस्टली तो हमें होमोप्लाज्मी मिलती है बट समटाइम्स डेविएशन हो सकता है.
जनरली इस केस में भी होमोप्लाज्मी या तो सारे फीमेल से आ रहे हैं या तो मेल से, बट कोई रेयर केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें दोनों से आ सकते हैं, तब हम टर्म यूज करेंगे हेट्रोप्लाज्मी। सो माइटोकॉन्ड्रिया कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके बेसिस पे हम उसको मैटरनल पैटर्न कह सकते हैं, अगर मदर ने ही कंट्रीब्यूट किया, फादर ने कंट्रीब्यूट किया तो पैटर्नल इनहेरिटेंस कह सकते हैं। और क्योंकि दोनों पेरेंट्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इन जनरल भी किसी इंडिविजुअल मदर से मिलेंगे किसी इंडिविजुअल में फादर से, तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस है। सो अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में, लाइक मेज स्टेरिलिटी प्लांट्स में जो हमें मिलती है। सो मेल स्टेरिलिटी देखा गया है मेज प्लांट्स में, मेल स्टेरिलिटी। तो अब इसमें होता क्या है, म्यूटेशन होता है माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स में, और जनरली इस केस में ये देखा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका मैटरनल इनहेरिटेंस पैटर्न देखा गया है इन प्लांट्स में। दैट मीन जो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा वो कहाँ से आएगा, फीमेल मदर से आएगा। अब ये जो म्यूटेशंस हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स में, ये पोलन डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। अगर पोलन डेवलप नहीं हो पाएंगे तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे आगे, तो हम कहेंगे ऐसे प्लांट्स जो है वो मेल स्टेराइल प्लांट्स हैं, बट फीमेल की फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो एक प्रोसेस किए गए उसमें एक ऐसा फीमेल प्लांट लिया गया, फीमेल मतलब उसमें एग्स लिए गए जिनका आगे हम फर्टिलाइजेशन करेंगे, लेकिन उसमें मेल स्टेराइल लाइन है। इसका मतलब इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें वो म्यूटेशन हो चुका है जिससे पोलन डेवलपमेंट नहीं होता, तो फीमेल पोर्शन है सिर्फ यहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए, उसको एक प्लांट के साथ किया गया जिसमें नॉर्मल पोलन बनते हैं। सो जब क्रॉसिंग किया गया तो अगर नॉर्मल पोलन बनते हैं तो जो एफ वन प्रोजेनी थी उसमें आपको कुछ स्टेराइल कुछ फर्टाइल मिल सकते थे, बट फिर भी एफ वन की सारी प्रोजेनी जो थी, फीमेल तो नॉर्मल डेवलपमेंट था लेकिन सारी मेल स्टेराइल थी। अब ये मेल स्टेराइल तभी हो सकती है जब इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ मदर से आया, क्योंकि मदर में ही मेल स्टेराइल जीन्स प्रेजेंट है, मींस म्यूटेटेड जीन्स प्रेजेंट है। अब इस F1 प्रोजेनी को कई बार बैक क्रॉस किया गया विद द पेरेंट जिसमें नॉर्मल पोलन बनते हैं, बट ऑलवेज दे गेट ऑल द प्रोजेनी मेल स्टेराइल। इसका मतलब हमेशा जो माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं वो फीमेल से आते हैं, और अगर फीमेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई ऐसा प्लांट है जिसमें म्यूटेशन हो गया है, पोलन डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हमेशा वही माइटोकॉन्ड्रिया आगे पास किया जाएगा और उस माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है। इसलिए इस केस में ये प्रूव करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया आ रहे हैं वो सिर्फ फीमेल से आ रहे हैं, क्योंकि फीमेल में ही म्यूटेड मेल स्टेराइल जीन्स प्रेजेंट हैं। और अगर आप रेसिप्रोकल क्रॉस करते हो तो आपको रिजल्ट उल्टा मिलेगा। तो वही हम चीज उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है, क्योंकि ये देखा गया है कि वो म्यूटेशन जिसकी वजह से मेल स्टेरिलिटी मिला वो एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स है, उन जीन्स की वजह से म्यूटेशन हुआ और उनकी जीन्स में म्यूटेशन की वजह से आपको पोलन डेवलपमेंट नहीं मिला, उसकी वजह से मेल स्टेराइल प्लांट्स मिलते हैं। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स इन्वॉल्व हैं। सो क्लोरोप्लास्ट के बेसिस पे भी कुछ जीन्स का इनहेरिटेंस स्टडी किया गया। बेस्ट एग्जांपल वाज लीफ कलर इन मिराबिलिस जुलाबा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट कहते हैं। कार्ल कोरन्स ने 1909 में डिस्कवर किया था ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट एज एन एक्सेप्शन टू मेंडेलियन लॉज। सो उसने लीफ कलर स्टडी किया, उसने ये देखा कि लीफ कलर और ब्रांचेस का कलर जो था वो 3 टाइप का उसको मिला। एक व्हाइट कलर के ब्रांचेस या लीव्स थे, ग्रीन कलर के ब्रांचेस या लीव्स, और एक वेरीगेटेड पैटर्न था जिसमें पैचेस मिलते थे ग्रीन और व्हाइट के। सो उसने ये देखा कि ये जो कलरेशन है ब्रांचेस की और लीव्स की, ये बेसिकली ये जो कलर है दैट डिपेंड्स अपॉन मैटरनल साइड, मतलब जो आप सीड्स ले लोगे मदर्स पे जैसा होगा वैसा ही आपको आगे प्रोजेनी में मिलेगा। इसमें मतलब जो सीड्स हैं उसमें आपने मदर कौन सी साइड किस कलर की ली है वो डिटरमाइन करेगा। मैटरनल जो था वो फिनोटाइप के ऊपर इन्फ्लुएंस था, जो पोलन था उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था फिनोटाइप पे। अब उसने क्या किया, अगर वो फीमेल ग्रीन ब्रांच वाली उसने फीमेल चूज की और उसके साथ क्रॉसिंग करवाया, उसके फ्लावर्स के साथ आगे क्रॉसिंग करवाया, तो उसने ये देखा कि अगर फीमेल ग्रीन है, फीमेल के ब्रांचेस और लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के हैं, तो आगे वो पोलन किसी भी कलर का ले ले, चाहे वो व्हाइट ले ले, चाहे वो ग्रीन, चाहे वेरीगेटेड, हमेशा जो प्रोजेनी होगी वो क्या मिलेगी, ग्रीन, क्योंकि जो मदर थी वो कलर कौन सा था, ग्रीन। सिमिलरली उसने ये देखा कि अगर सेम पोलन वो कोई भी ले ले, लेकिन अगर मदर जो है वो उसने व्हाइट लिया इनटू पोलन एनी टाइप, तो स्टिल उसने यही देखा कि जो प्रोजेनी थी वो सारी क्या मिली, व्हाइट। और अगर वो फीमेल वेरीगेटेड ले लेता है तो अगेन पोलन किसी भी टाइप का हो, वेरीगेटेड लिया तो उसमें उसको तीनों मिलेंगे, तो उसमें उसको व्हाइट भी मिली कुछ ब्रांचेस, कुछ ग्रीन और कुछ वेरीगेटेड, लेकिन कोई पर्टिकुलर रेशियो नहीं था। सो इसका मतलब प्रोजेनी में क्या
कलर या पैटर्न नजर आएगा, कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस किया जाएगा, वो बेसिकली किस बात पे डिपेंड करता था कि मदर उसने कौन सी ली है। तो ये एक तरह से शो करता है कि इसका मतलब ये जो एग्जांपल था वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का था, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन जो है क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही कलर आ रहा है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है वो व्हाइट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन, और जहाँ पैचेस है वहाँ पे कुछ जगह क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो रहा है, कुछ जगह नहीं। तो इसका मतलब वो डिपेंड कर रहा है क्लोरोप्लास्ट के जीन्स पे। तो लीफ कलर मिलाविल जिराफा में जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस शो करता है, बट जो क्रोमोसोम्स है या जो जीन्स हैं वो कौन सी ऑर्गेनेल के हैं, वो क्लोरोप्लास्ट के हैं। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ड्यू टू इन्फेक्टिव पार्टिकल्स, और उसमें हम पैरामीशियम का केस स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैरामीशियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टडी करेंगे। एक पैरामीशियम में एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहेंगे मैक्रोन्यूक्लियस, और दो छोटे न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम कहेंगे माइक्रोन्यूक्लियाई। माइक्रोन्यूक्लियाई जो होते हैं वो बेसिकली रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन में रोल होता है, और मैक्रोन्यूक्लियस पॉलीपेलाइड है, वो बेसिकली वेजिटेटिव फंक्शन को कंट्रोल करता है। सो जब बाइंडरी फिजन है तब तो सिंपली माइक्रोन्यूक्लियाई माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, और जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो हाफ फुल करके दो अलग अलग सेल्स में चला जाता है। एक प्रोसेस और होती है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन प्रोसेस में टू डिफरेंट स्ट्रेन हम कह सकते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दो डिफरेंट पैरामीशियम जो है वो कॉन्जुगेशन, एक बीच में कनेक्टिंग ब्रिज बनता है इनके बीच में। अब जब कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है तो यूजुअली जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है दोनों का वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। उसके बाद इस ब्रिज से न्यूक्लियस का मूवमेंट और साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होगा। तो जनरली सबसे पहले जो माइक्रोन्यूक्लियाई हैं दोनों सेल्स में ये बराबर चल रहा है। माइक्रोन्यूक्लियाई जो होंगे दैट विल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस करने के बाद टोटल 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। इन 8 में से 7 जो हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। 7 डीजनरेट करने के बाद सिर्फ 1 रह जाएगा। माइक्रोन्यूक्लियाई ने मियोसिस किया, 8 न्यूक्लियाई बने, और उसके बाद उसमें से 7 डीजनरेट करके सिर्फ एक रह गया। द रिमेनिंग न्यूक्लियस विल अंडरगो माइटोसिस, और माइटोसिस करके वो 2 न्यूक्लियाई फिर से बना देगा। ठीक है, अब इस सेल में भी इसका मतलब अल्टीमेटली 2 रह गए, और इस सेल में भी अल्टीमेटली 2 रह गए। सो सपोज अगर हम ये कह रहे हैं कि आफ्टर मियोसिस एंड माइटोसिस आपके पास ये 2 बन गए, इसमें भी ये 2 और इसमें भी ये 2। जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो अब डिसइंटीग्रेट कर चुका है, हम ऐसे शो कर रहे हैं। अब इसमें रेसिप्रोकल मूवमेंट होता है, मतलब एक न्यूक्लियाई इसका इसमें चला जाएगा और इसका एक न्यूक्लियाई इसमें चला जाएगा। तो इसका मतलब जब आप कॉन्जुगेशन हो जाएगा तो उसके बाद सपोज हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस पैरामीशियम में भी एक इसका खुद का न्यूक्लियस होगा और एक माइग्रेंट जो वहां से आया है। सिमिलरली इस पैरामीशियम में भी देखेंगे तो एक इसका खुद का होगा और एक यहाँ से जो माइग्रेंट आया है। उसके बाद इन दोनों की फ्यूजन हो जाती है। फ्यूजन होने के बाद ये दोनों सेल्स में, दोनों अब सेल्स सेपरेट हो गए, जो सेपरेट हो गए सेल्स इनको अब हम कह देते हैं एक्स कॉन्जुगेंट्स। आफ्टर कॉन्जुगेशन जो सेल्स हैं उनको एक्स कॉन्जुगेंट्स कह देंगे। और अब ये जो दो न्यूक्लियाई थे, दो डिफरेंट एक स्ट्रेन्स के, अब उनका फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन के बाद वो माइटोसिस करेगा बेसिकली, और अब टोटल 4 फिर से बनाएगा, 2 माइटोसिस करके फिर से टोटल 4 सेल्स बनाएगा, जिसमें से 2 एक्ट करेंगे एज माइक्रोन्यूक्लियाई और 2 एक्ट करेंगे एज मैक्रोन्यूक्लियस। फिर उसके बाद एक मैक्रोन्यूक्लियस रह जाता है और आपके पास अब न्यू हम कह देंगे कपा पार्टिकल्स आ गए आफ्टर कॉन्जुगेशन। सो कॉन्जुगेशन में न्यूक्लियर एक्सचेंज भी होता है, और जितने टाइम तक ये ब्रिज रहता है उसमें कुछ साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज भी हो सकता है। साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज के बेसिस पे अब हम ना एक डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीशियम पढ़ेंगे जिनको हम किलर स्ट्रेन्स कहते हैं, और उसमें कपा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो पैरामीशियम में ये देखा गया कि कुछ स्ट्रेन्स ऐसे थे जो दूसरे स्ट्रेन्स को किल कर सकते हैं। जो किल कर सकते हैं उन्हें हम किलर स्ट्रेन्स कहते हैं, और जिनकी डेथ हो जाती है उनको हम सेंसिटिव स्ट्रेन्स कहते हैं। सो बेसिकली ये देखा गया कि के कैपिटल के जीन प्रेजेंट होना चाहिए, और प्लस उसमें कुछ पार्टिकल्स देखे गए जिनको नाम दिया गया कपा पार्टिकल्स। अगर किसी स्ट्रेन में ये प्रेजेंट है तो वो एज ए किलर स्ट्रेन एक्ट करता है, और वो रिलीज करता है पैरामीसिन, जिसकी वजह से वो एक टॉक्सिन है दैट किल्स द सेंसिटिव स्ट्रेन। अब डिफरेंट प्रोसेस किए गए, अगर एक किलर स्ट्रेन दिया गया जिसमें एक डोमिनेंट के प्रेजेंट है और एक सेंसिटिव जिसमें के प्रेजेंट है, तो कॉन्जुगेशन अगर होता है, यहाँ हम शो कर रहे हैं कॉन्जुगेशन, लेकिन हम शॉर्ट टाइम के लिए कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं जिसमें कोई साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज नहीं हुआ। सो हमने जैसे पहले कहा कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एक का एक अपने सेल में रहता है और एक माइग्रेंट आ जाता है। वैसे दूसरे स्ट्रेन में एक अपना न्यूक्लियस रहेगा और एक माइग्रेंट आएगा। सो इसमें ऑलरेडी के और के प्रेजेंट है, उसमें स्मॉल के प्रेजेंट था, तो जब कॉन्जुगेशन हो गया इसका अपना के यहाँ रहा,
एक माइग्रेंट स्मॉल के आ गया, सिमिलरली इसका अपना स्मॉल के यही रहा, एक माइग्रेंट कैपिटल के आ गया। लेकिन जब हमने इनको देखा तो ये जिसके पास ऑलरेडी कप्पा पार्टिकल्स थे वो किलर अभी भी है, और जो सेंसिटिव था उसमें कैपिटल के चला भी गया, बट फिर भी उसको हम सेंसिटिव कहेंगे, क्योंकि जो कैपिटल के है वो सिंपली नए पार्टिकल्स नहीं बना सकता, इट सिंपली मेंटेन्स कप्पा पार्टिकल्स। जो ऑलरेडी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं सिर्फ उनको मेंटेन कर सकता है। अब कप्पा पार्टिकल्स क्या है? कप्पा पार्टिकल्स एक छोटे पार्टिकल्स हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें डीएनए प्रेजेंट है, और ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द जो करेक्टर थे कप्पा पार्टिकल्स के वो सिमिलर थे बैक्टीरिया के, द एक्चुअल रिजेंबल बैक्टीरिया। बहुत सारे करेक्टर्स इनके सिमिलर देखे गए कि कप्पा पार्टिकल्स बेसिकली सम बैक्टीरिया हैं जो पास ऑन किए जाते हैं और वो मेंटेन करके रखते हैं कप्पा पार्टिकल्स के, कैपिटल के जीन जो है वो मेंटेन कर सकता है कप्पा पार्टिकल्स को, बट वो नया नहीं बना सकता। सो ऑन द बेसिस ऑफ कि कॉन्जुगेशन में कप्पा पार्टिकल्स भी अगर ट्रांसफर हो जाते हैं, सपोज इस केस में तो हमने कहा कॉन्जुगेशन में ट्रांसफर नहीं हुआ तो जो सेंसिटिव था वो सेंसिटिव ही रहा इवन दो इट कंटेन्स कैपिटल के, बट अगर कॉन्जुगेशन लॉन्ग टाइम के लिए होता है जिसमें न्यूक्लिया का ट्रांसफर तो हुआ, साथ साथ कप्पा पार्टिकल्स का भी ट्रांसफर हो गया थ्रू साइटोप्लाज्म, तो क्या होता है कि जो सेंसिटिव स्ट्रेन था अगर उसके पास कैपिटल के है अब, और अगर उसमें कप्पा पार्टिकल्स भी मूव करके तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? किलर स्ट्रेन में, क्योंकि अब उसके पास कप्पा पार्टिकल्स हैं, इट कैन प्रोड्यूस अ टॉक्सिन पैरामीशियम और वो दूसरों की डेथ कॉज कर सकता है। तो इस तरह से जो पैरामीशियम है उसमें कप्पा पार्टिकल्स का ट्रांसमिशन होता है, और उसमें ये देखा गया है कि इन्फेक्टिव पार्टिकल्स जाने चाहिए, इनको इन्फेक्टिव पार्टिकल्स कहा गया है, और ये थ्रू साइटोप्लाज्म जाते हैं, इसलिए हम इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहेंगे ड्यू टू इन्फेक्टिव पार्टिकल्स। जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक अगर न्यूक्लियर जीन्स जा भी रहे हैं तो उसका कोई डिफरेंस नहीं है। मेन जो है वो पर्टिकुलर करेक्टर जो है, जैसे किलर यहाँ पे हम कहेंगे, वो किसकी वजह से है? इन्फेक्टिव पार्टिकल्स की वजह से, और वह कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो साइंटिस्ट ने बाद में ये देखा कि जो कप्पा पार्टिकल है, क्योंकि उनको बैक्टीरिया कहा गया, तो बेसिकली इस कप्पा पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया गया एज सिडोबैक्टर टेनियस पार्टिकल्स। ये कप्पा पार्टिकल्स किलर स्ट्रेन में प्रेजेंट थे। सिमिलरली पैरामीशियम में और भी बहुत सारे हैं इन्फेक्टिव पार्टिकल्स, जिसमें एक म्यू पार्टिकल्स आते हैं पैरामीशियम में ही जो देखे गए हैं। म्यू पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में टॉक्सिन को रिलीज नहीं करते, बेसिकली ये किल करते हैं अपने मेटिंग पार्टनर को ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। सो म्यू पार्टिकल्स भी बेसिकली एक बैक्टीरिया है जिसको सिडोबैक्टर कॉन्जुगेटस कहा गया है, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन के टाइम पे किलिंग करते हैं, सिडोबैक्टर कॉन्जुगेटस। सो इनका भी जो ट्रांसमिशन है वो थ्रू साइटोप्लाज्म होता है, मतलब ये म्यू पार्टिकल्स भी पैरामीशियम के जो है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हम प्लाज्मिक ट्रांसफर को भी ले सकते हैं, जो बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोट्स में देखा गया है। कॉन्जुगेशन के टाइम पे एक फैक्टर जिसको हमने एफ फैक्टर कहा था, एफ फैक्टर जो था वो मूव करता था फ्रॉम वन डोनर बैक्टीरियम टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम। सो वो बेसिकली वो भी जो बैक्टीरिया है उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल है, तो इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में ले सकते हैं। एफ फैक्टर का मूवमेंट होता है, जिसके पास एफ फैक्टर प्रेजेंट था हमने उसको एफ पॉजिटिव कहा था, जिसमें अब मूव कर जाएगा तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एफ पॉजिटिव सेल हम कह देंगे। सिमिलरली एफ फैक्टर की जगह समटाइम्स आर प्लाज्मिड कहा जाता है। आर प्लाज्मिड वो होता है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सो अगर ये भी किसी में ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो बैक्टीरिया स्ट्रेन भी रेजिस्टेंट हो जाता है। देन सिमिलरली होल प्लाज्मिड होते हैं, होल प्लाज्मिड जो पर्टिकुलर कॉलेसेंस बना सकते हैं, कॉलेसेंस जो होते हैं टॉक्सिन्स होते हैं फॉर इक्वलाइट, तो इस तरह से वो भी ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये सारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर हम देखें तो डीएनए है, तो इसलिए इनका ट्रांसफर जो है वो हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कंसीडर करेंगे। सो नेक्स्ट इज मेटर्नल इफेक्ट, जिसको आप जेनेटिक मेटर्नल इफेक्ट भी कह सकते हो। इट इज कंसिडर्ड डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हम जो ट्रांसमिशन मानते हैं वो सिर्फ हम ये मानते हैं जो जीन्स हैं वो यूजुअली कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? मदर। बट मेटर्नल इफेक्ट में डिफरेंस ये है कि इसमें हम ये मानते हैं कंट्रीब्यूशन दोनों पेरेंट्स का रहता है। डिफरेंस ये है कि जो ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मदर का जीनोटाइप क्या है, नॉट ऑन द मदर्स फिनोटाइप।
हमेशा ये याद रखना है कि जीनोटाइप पे डिपेंडेंट है, ना तो फादर के जीनोटाइप पे कोई जीनोटाइप से कोई फर्क पड़ेगा, ना ही ऑफस्प्रिंग के खुद के जीनोटाइप से कोई फर्क पड़ेगा। जो फिनोटाइप होगा वो डिपेंडेंट होगा सिर्फ मदर के जीनोटाइप पे। सो ये इसका बेस्ट एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, शेल क्वाइलिंग स्नेल में देखा गया है लेमिना पेरिग्रा में। तो डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल दो तरह की क्वाइलिंग होती है लेमिना पेरिग्रा में। क्वाइलिंग टू द राइट उसको हम डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग कहते हैं, डेक्स्ट्रल शेल्स कहते हो। अगर क्वाइलिंग टू द लेफ्ट है तो उसको हम सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग कहते हैं। सो सपोज डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग हमने शो किया, समटाइम्स कुछ बुक्स में डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग को ऐसे पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है और सिनिस्ट्रल को सिंपली एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, या आप डी और डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो सपोज हमने फीमेल मदर जो है वो सिनिस्ट्रल लिया तो उसके पास स्मॉल डी प्रेजेंट है, और जो फादर लिया वो डेक्स्ट्रल लिया, तो जो F1 प्रोजेनी आया उसमें आपके पास हेट्रोजाइगस मिला। सो लॉजिकली इस जीनोटाइप के बेसिस पे आपको जो क्वाइलिंग मिलना चाहिए था वो डेक्स्ट्रल मिलना चाहिए था, क्योंकि डी वैसे डोमिनेंट है, डी इज कंसिडर्ड डोमिनेंट। बट जो ये F1 प्रोजेनी थी, जो ऑफस्प्रिंग था, उसने सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग ही शो किया। क्यों? क्योंकि उसकी जो मदर थी उसका जीनोटाइप जो था वो सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग का था। स्मॉल डी जो है वो सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग रिसेसिव ट्रेट शो कर रहा है। अब सपोज हमने ऐसे ही सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग के साथ हमने इसकी सेल्फिंग कर दी। जनरली जो जीनोटाइप है वो हम देखेंगे दोनों का हेट्रोजाइगस है, एक फीमेल एक्ट करेगा एक मेल एक्ट करेगा। अब आपके पास 4 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आ गए। अगर ये नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो करता तो आपके पास जहां कैपिटल डी है वहां डेक्स्ट्रल और जहां स्मॉल डी है वहां सिनिस्ट्रल आपके पास फिनोटाइप आना चाहिए था। आपको 3:1 की रेशो मिलनी चाहिए थी, 3 डेक्स्ट्रल 1 सिनिस्ट्रल। लेकिन ये सारे के सारे जो प्रोजेनी है वो सारा डेक्स्ट्रल ही शो करता है। अगेन रीजन ये क्योंकि जो मदर का जीनोटाइप है उसमें कैपिटल डी प्रेजेंट है, उसमें डेक्स्ट्रल का जीनोटाइप प्रेजेंट है। तो सारे जो प्रोजेनी है उसने फिनोटाइप कौन सा शो किया? डेक्स्ट्रल। सो इस केसेस में हमें ये देखना होता है कि जो मदर का जीनोटाइप है उस जीनोटाइप के अकॉर्डिंग जो फिनोटाइप आना चाहिए वही F2 या F1 प्रोजेनी या जो ऑफस्प्रिंग है वो वही पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिनोटाइप को शो करेगा। सो टू सम अप वी कैन कंपेयर डिफरेंट हमने जो अभी तक पढ़े हैं। सेक्स लिंक्ड करेक्टर अगर होगा तो ऑब्वियसली वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे जीन्स। अगर सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर है तो हमने कहा था वो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होता, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। बट डिफरेंस ये होता है कि जो एक्सप्रेशन होता है वो वेरी करता है मेल और फीमेल में, किसी एक सेक्स में उसका एक्सप्रेशन ज्यादा होगा किसी में कम होगा, और जनरली हॉर्मोन्स पे भी डिपेंडेंट होता है। सेक्स जो लिमिटेड करेक्टर है, अगर सेक्स इन्फ्लुएंस्ड का ही हमने कहा था जो एक्सट्रीम है वो सेक्स लिमिटेड है। सेक्स लिमिटेड का मतलब जिसमें अगेन जीन्स ऑटोसोम्स पे है, क्योंकि ये टाइप है एक सेक्स इन्फ्लुएंस्ड का ही, तो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है लेकिन एक्सप्रेशन जो होगा वो किसी एक सेक्स में लिमिटेड होगा, मतलब एक में अब मैक्सिमम है और एक में 0 है। उस केस में दोनों में एक्सप्रेशन था लेकिन एक में ज्यादा और एक में कम था। अब जेनेटिक मेटर्नल इफेक्ट अगर होगा तो जिस इंडिविजुअल में हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं उसका एक्सप्रेशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी मदर का जीनोटाइप क्या है, तो हम उसको जेनेटिक मेटर्नल इफेक्ट करेंगे कहेंगे। और अगर सपोज ये न्यूक्लियर जीन्स पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक हम जो बातें कर रहे हैं वो सारी न्यूक्लियर जीन्स की बात कर रहे हैं, अगर वो न्यूक्लियर जीन्स में है ही नहीं ट्रेट और साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहेंगे, जिसमें आप 2 ऑर्गेनेलीज ले सकते हो, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। Hello everyone, today we are going to solve some questions related to topics sex determination, sex linked inheritance, cytoplasmic inheritance or maternal effect. So first question is from June 2018. Question is, a male snail homozygous for dextral alleles is crossed with female homozygous for sinistral alleles. Suppose हम ये ले लेते हैं कि मेल हमने लिया और मेल में क्या आपको फिनोटाइप मिलता है, डेक्स्ट्रल एलील्स उसने कहा, मतलब डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग वो शो करता है, तो कैपिटल डी डोमिनेंट होता है डेक्स्ट्रल फिनोटाइप। उसको हमने क्रॉस किया फीमेल के साथ विच इज होमोजाइगस फॉर सिनिस्ट्रल एलील। सिनिस्ट्रल हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस मेल के पास डेक्स्ट्रल एलील्स हैं, फीमेल के पास सिनिस्ट्रल हैं। ऑल द F1 इंडिविजुअल शोड सिनिस्ट्रल फिनोटाइप। जब क्रॉसिंग किया तो हमारे पास कैपिटल डी स्मॉल डी ये फिनोटाइप आया। अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप आया। अकॉर्डिंग टू दिस जीनोटाइप हमारे पास जो फिनोटाइप आना चाहिए था वो डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग आना चाहिए था, बट स्टिल जितने भी इंडिविजुअल्स थे उन सब ने सिनिस्ट्रल शो किया। सिनिस्ट्रल इसलिए शो किया क्योंकि जो मदर का जीनोटाइप था वो सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग शो कर रहा था, तो सभी ऑफस्प्रिंग्स ने जो F1 के थे सबने सिनिस्ट्रल शो किया। अब एक जो F1 प्रोजेनी है स्नेल्स, उनको सेल्फ फर्टिलाइज किया गया, मींस इसी को इसी के साथ क्रॉसिंग किया गया, सेल्फ फर्टिलाइज्ड ये हुआ।
अब इसको जब सेल्फ फर्टिलाइज किया तो सारे इंडिविजुअल्स थे, उन सब ने डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग शो किया। मीन सपोज मैं मान लेती हूँ कि ये जो है वो मेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये फीमेल। अब जब आप इनका क्रॉसिंग करोगे तो आपके पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आ सकते हैं। These are 4, कैपिटल डी, देन हेट्रोजाइगस डी एंड डी, एंड होमोजाइगस रिसेसिव जो डी है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप देखें तो ये 3 आपको मिलने चाहिए थे डेक्स्ट्रल और एक मिलना चाहिए था सिनिस्ट्रल, बट जो आपके पास F2 प्रोजेनी आया उन सब ने ही डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग शो किया। अगेन क्यों डेक्स्ट्रल शो किया? क्योंकि इसमें हम देखें तो जो मदर है, मदर के पास जो जीनोटाइप है वो डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग का है। पहले मदर के पास जो जीनोटाइप था वो सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग का था। तो चाहे जो ऑफस्प्रिंग्स थे उसमें कोई भी उनके पास एलील्स थे, उन्होंने वो शो किया जो मदर ने शो किया। सिमिलरली यहाँ पे भी चाहे आगे जीनोटाइप कुछ भी है, उन्होंने क्वाइलिंग वो शो की जो मदर के जीनोटाइप के अकॉर्डिंग क्वाइलिंग आना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों क्रॉसेस से आपको ये पता चल रहा है कि जो भी फिनोटाइप शो किया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू द जीनोटाइप ऑफ मदर शो किया जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें, क्योंकि हम इसको फिनोटाइप के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो मदर का फिनोटाइप सिनिस्ट्रल था, कैपिटल डी और डी के साथ भी मदर का फिनोटाइप सिनिस्ट्रल था। अगर मदर के फिनोटाइप के अकॉर्डिंग लेता तो इन सबको फिनोटाइप सिनिस्ट्रल शो करना चाहिए था, बट जो भी हम चीज ले रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप ऑफ मदर ले रहे हैं। यहाँ मदर का जीनोटाइप सिनिस्ट्रल का था, इसलिए F1 ने सिनिस्ट्रल शो किया। यहाँ मदर का जीनोटाइप डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग के लिए था, तो आगे नेक्स्ट प्रोजेनी ने जो क्वाइलिंग शो की वो डेक्स्ट्रल शो की। सो आपको 4 ऑप्शन में से चूज करना है कि ये कौन सा फिनोमिनन हमें है मिल रहा, यहाँ पे आपको ऐसा रिजल्ट क्यों मिला। सो डोमिनेंट एपिस्टेसिस या रिसेसिव एपिस्टेसिस, आगे के स्टेटमेंट में तो जो भी उसने दिया है, फर्स्ट आपको ये देखना है कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस है रिसेसिव। दिस इज नॉट ए केस ऑफ एपिस्टेसिस, क्योंकि यहाँ पे कोई मास्किंग इफेक्ट नहीं है कि हम ये देख रहे हैं। एपिस्टेसिस वैसे भी 2 जीन्स के बीच की इंट्रैक्शन है, यहाँ तो आप सिंगल जीन की बात कर रहे हो, तो एपिस्टेसिस हम इसे नहीं ले सकते। अब आपके पास 2 ऑप्शन रहती हैं, मैटरनल इफेक्ट है या मैटरनल इनहेरिटेंस है। मैटरनल इनहेरिटेंस आप साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी ले सकते हो। तो डिफरेंस क्या होता है, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हमने जैसे पहले किया है कि उसमें वो जीन्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली मदर से वो इनहेरिट किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे जीनोटाइप आता है। लेकिन जो ये केस है वो बेसिकली किसका है, मैटरनल इफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पे जो जीनोटाइप मदर का होगा उसी के अकॉर्डिंग उसने कहा F1 मदर का जो जीनोटाइप है उसके अकॉर्डिंग फिनोटाइप ऑफ F1 F2 इंडिविजुअल्स है। लाइक हमने यहाँ पेरेंट्स का जो जीनोटाइप था उसमें मदर का जीनोटाइप था, उसके अकॉर्डिंग F1 का फिनोटाइप आया था। सिमिलरली यहाँ पे F1 मदर का जो जीनोटाइप है उसके अकॉर्डिंग F2 प्रोजेनी का फिनोटाइप आया है। तो ये किसका केस हुआ, मैटरनल इफेक्ट का, जिसमें न्यूक्लियर जीनोटाइप जो मदर का होगा उसके अकॉर्डिंग जो प्रोजेनी होगी उसका फिनोटाइप होगा। So correct answer is the third option. Next question is from December 2016 exam. Question is, maternal inheritance of coiling of shell in snail is well established. The dextral coiling depends upon dominant allele capital D and sinistral coiling depends upon recessive allele small d. A female F1 progeny of the dextral type is crossed with a male sinistral snail. What will the ratio of heterozygous to homozygous individuals in the F2 progeny? हमें रेशियो बताना है। सबसे पहले हम क्रॉस देख रहे हैं। कैपिटल डी डेक्स्ट्रल के लिए है डोमिनेंट, सिनिस्ट्रल के लिए स्मॉल डी है, फीमेल ऑफ F1 प्रोजेनी। सो हमें क्रॉस करने के बाद F1 प्रोजेनी में ये मिला फीमेल। दिस इज क्रॉस्ड विद अ मेल सिनिस्ट्रल स्नेल। सिनिस्ट्रल दिया है तो इसका मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है और ये मेल हमने लिया। इसका जो फिनोटाइप है वो सिनिस्ट्रल और इसका है डेक्स्ट्रल। So what will be the ratio of heterozygous to homozygous individual? सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे, इसके 2 गेमीट्स बनेंगे D एंड D और इसका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गेमीट बनेगा D। सो आपके पास 2 तरह के इंडिविजुअल्स आएंगे बेसिकली। जब F2 इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास ये और ये, तो अगर हम देखें तो इस क्वाइलिंग में क्या होता है, जो मदर का जीनोटाइप होता है उसके अकॉर्डिंग आगे इंडिविजुअल शो करते हैं। तो चाहे जीनोटाइप आगे F2 का ये है ये अगर मदर के पास डेक्स्ट्रल जीनोटाइप है तो इसका मतलब ये सारे जितने भी इंडिविजुअल्स आएंगे F2 में ये सारे के सारे डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग शो करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैटरनल इफेक्ट मदर की जीनोटाइप पे डिपेंड करेगा। अब क्योंकि सारे के सारे डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग शो कर रहे हैं
तो बेसिकली अब जो क्वेश्चन पूछा गया है हेट्रोजाइगस टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, अगर तो वो जीनोटाइप की बात कर रहा है फिर तो हम 1:1 के रेशियो ले सकते हैं, तो आपका ऑप्शन सेकंड आ जाना चाहिए। लेकिन उसने क्लियर नहीं किया कि हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस का मतलब यहाँ पे क्या है। सो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस इंडिविजुअल्स अगर हम जीनोटाइप के अकॉर्डिंग ले रहे हैं 1:1, पर हेट्रोजाइगस होमोजाइगस में फिनोटाइप तो फिर भी सबका वही रहेगा डेक्स्ट्रल, सारे के सारे इंडिविजुअल्स देखा जाए तो एक जैसे हैं। तो इस केस में आप क्लियरली कोई रेशियो डिफाइन नहीं कर सकते, फिर भी मोस्ट प्रोबेबल आप ये दे सकते हो, बट CSR में इस क्वेश्चन का कोई भी एप्रोप्रिएट आंसर नहीं दिया गया है। सो ये क्वेश्चन में एक्चुअल में क्लियर में क्या पूछा गया वो हमें क्लैरिटी नहीं हो रहा है, सो इसे हम कहेंगे नो एप्रोप्रिएट आंसर। अदरवाइज अगर हम सिर्फ जीनोटाइप के बेसिस पे देखें तो आप 1:1 का रेशियो ले सकते हैं। So next question is from December 2019 exam. Question is, individuals considered in this question are having 2 haploid sets of ऑटोजोम्स, 2 सेट्स हैं ऑटोजोम्स के, एंड नो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट, वाई क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट है। X/A रेशियो इंडिविजुअल्स का दे रखा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उनका सेक्स क्या है और नंबर ऑफ बार बॉडीज हमें कितनी मिल रही है उनके सेल्स में, वो सारा डाटा हमें इस टेबल में गिवन है। सो इस टेबल में जो डाटा है उसको मैच करना है, मैचेस आपको दे रखे हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, 4 में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास X/A की रेशियो 0.5 है या 0.2 है तो हमें कैसा ऑर्गेनिज्म मिलेगा और कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेक्स मिलेगा। सो ये दोनों ही रेशियोज हमें ह्यूमन में भी मिल सकती हैं और ड्रोसोफिला में भी मिल सकती हैं। अगर हमें 0.5 का रेशियो मिल रहा है दैट मीन्स हम जो रेशियो X/A की रेशियो हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ X क्रोमोसोम्स कितने हैं डिवाइड बाय सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स कितने हैं। तो अगर 0.5 की रेशियो मिली है तो इसका मतलब हमें 1/2 की रेशियो मिली है, और 1/2 की रेशियो का मतलब क्या हुआ कि 1 X क्रोमोसोम है और 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स हैं। 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, Y क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट है। अब हमें ये पता चल गया कि इस ऑर्गेनिज्म में एक X क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अगर मैं ये रेशियो लेती हूँ ह्यूमन के केस में, मतलब हम 0.5 को मतलब 1 को हम A के साथ मैच करते हैं, तो अब ह्यूमन में इस इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा, अगर उसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है तो जितने भी एक्स कितने भी हों वो हमेशा फीमेल होती है। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आप 0.5 लेते हो, ह्यूमन लेते हो, तो उसमें जो सेक्स आएगा उस इंडिविजुअल का फीमेल, और जनरली हम कहेंगे दिस फीमेल इज विद टर्नर सिंड्रोम, जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स की जगह 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। अब अगर ये फीमेल है और आपके पास ये कॉम्पोजिशन है तो अब हमें बार बॉडीज कैलकुलेट करनी है। बार बॉडीज हमने देखा है जितने एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं -1। अब आपके पास क्रोमोसोम सिर्फ एक ही है, एक में से एक माइनस करोगे तो 0। इसका मतलब जब ये रेशियो हम लेंगे तो बार बॉडीज कितनी आएंगी 0। तो आपके पास 1A सेकेंड एंड 0 ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। 1A सेकेंड एंड A, 1 कैपिटल A सेकेंड एंड स्मॉल a, ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन में भी दे रखा है 1A, यहाँ 1 दे रखा है फर्स्ट A और देन सेकेंड, देन आगे C दे रखा है 1A सेकेंड एंड A। तो आपके पास अभी जो हमने रिजल्ट निकाला उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 भी हो सकता है, ऑप्शन 4 भी हो सकता है, क्योंकि जो पहला हमने कॉम्बिनेशन बनाया वो दोनों ऑप्शंस में गिवन है। अब यही रेशियो हमें ड्रोसोफिला में भी मिल सकती है। ड्रोसोफिला में अगर हमें 0.5 की रेशियो मिल रही है, सेम यही 1/2 होगा, यही सेट्स होगा। बार बॉडीज इस केस में भी हम क्या कहेंगे 0 आपको मिलेगी ड्रोसोफिला के केस में। और पर जो 0.5 रेशियो होती है ड्रोसोफिला में हम उसे फीमेल नहीं मानते, उसे ये रेशियो के साथ जो इंडिविजुअल है वो ड्रोसोफिला क्या होगा मेल। इसका मतलब हम कैसे मैच करेंगे, आपके पास सेकेंड अगर 0.5 अगर हम ले रहे हैं 1, तो 1 के साथ जो है ड्रोसोफिला अगर आप ले रहे हो तो 1 के साथ हमने B का कॉम्बिनेशन लिया। 0.5 रेशियो ड्रोसोफिला में, पहले हमने ह्यूमन का लिया, 0.5 रेशियो ड्रोसोफिला में मेल होगा। बार बॉडीज तो इसमें भी नहीं होंगे क्योंकि एक्स के अकॉर्डिंग बार बॉडीज तो वो 0 ही रहेगा। अब आपके पास कॉम्बिनेशन बना 1B 1A। तो ये हमें अब हम दो ही ऑप्शंस में चेक करेंगे, 1B 1A इसमें हमें दे रखा है, इसमें 1B 3A दे रखा है। इसका मतलब अभी हमें क्लियर हो रहा है कि हमारे पास इस फर्स्ट ऑप्शन का ये भी करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन का ये भी करेक्ट है। देन उसके बाद हमें 2 की रेशियो देखना है। अगर 2 की रेशियो है तो वो उसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स अगेन डिवाइड बाय सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स।
तो ये तो आपको क्लियर है कि सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स हमें 2 दे रखे हैं, 2, और अगर रेशो आएगी 2 तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम्स कितने होने चाहिए, 4x। अगर 4x क्रोमोसोम्स हैं तो बार बॉडीज कितनी आ जाएंगी, 3। अब अगर हम ये रेशो पहले ह्यूमन में लेते हैं, मतलब आपने सेकंड लिया और उसको हम ह्यूमन के साथ कर रहे हैं, तो सेकंड ए और ह्यूमन में जो भी इंडिविजुअल है हम कहेंगे वो ह्यूमन फीमेल ही रहेगी, हम मेटा फीमेल वाला कंसेप्ट नहीं लेते। तो आपके पास 2A एंड फीमेल होगा, बार बॉडीज कितनी आ गई, 3। इसका मतलब कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, सेकेंड ए सेकेंड डी। ठीक है, आपके पास अगर हम सेकेंड ए सेकेंड डी, ये आपको ये भी करेक्ट मिल रहा है। देन इसके बाद यही सेम रेशो हमें ड्रोसोफिला में भी मिल सकती है, मतलब सेकेंड को आप बी के साथ भी कर सकते हो, पर ड्रोसोफिला में अगर ये हमें मिलता है तो उसे हम नाम देते हैं मेटाफीमेल का। आगे बार बॉडीज आपके पास 3 ही रहेंगी। मतलब देखा जाए तो जो ये रेशो है उसमें रेशो, बार बॉडीज, ये तो आपके पास सेम रह रहा है, सिर्फ आपके पास सेक्स चेंज हो जा रहा है। ह्यूमंस के केस में 0.5 रेशो वाली फीमेल ही थी, लेकिन ड्रोसोफिला के केस में वो मेल हो गया। ह्यूमंस के केस में 2 रेशो वाली भी फीमेल ही है, लेकिन ड्रोसोफिला के केस में वो मेटा फीमेल हो गया। तो अब आपके पास जो कॉम्बिनेशन बना वो ये सेकेंड बी थर्ड एंड डी। सो सेकेंड बी थर्ड एंड डी आपके पास आएगा। डी ऑप्शन अगर दिया है तो हमारे पास 3 बार बॉडीज बनेंगी, क्योंकि इस केस में 4x आपको गिवन है। अब आपके पास अगर हम देखें तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपके पास यही बनेगा, जिसमें हमारे पास अगर 0.5 की रेशो है तो ह्यूमंस में क्या होगा, ड्रोसोफिला में भी मिल सकता है ये रेशो, 2 की रेशो ह्यूमंस में भी मिल सकता है, ड्रोसोफिला में भी मिल सकता है। उसके अकॉर्डिंग सेक्स चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें बार बॉडीज चूज करनी है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1।